है फोटो का अपने आप में मतलब होता है सनलाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस, बट ऑब्वियसली बात है फोटोसिंथेसिस। आप लोग अगर कभी देखो ना तो हम लोग हायरार्की में कैसे नाम लेते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया। प्लांटे एनिमेलिया से भी पहले आता है, हम कभी नहीं बोलते एनिमेलिया और फिर प्लांटे। इसका मतलब प्लांटे एडवांस्ड है, कारण दे आर ऑटोट्रॉपिक, कारण दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो सनलाइट को कन्वर्ट कर सके शुगर में। आज एनिमल किंगडम भी डिपेंडेंट है न्यूट्रिशन के लिए होस्ट पे, कि कोई खाना खिलाएगा तो जाके होगा, हम धूप में खड़े हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हायरार्की में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द अपर लेवल। तो प्लांटे को हम लोग बोलते हैं दे आर द ट्रांसड्यूसर और दे आर द प्रोड्यूसर। ट्रांसड्यूसर मतलब दे कैन कन्वर्ट क्वांटम एनर्जी ऑफ द लाइट इनटू द केमिकल फॉर्म ऑफ लाइट, केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो फूड है वो केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बिकॉज दे हैव द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से भी बड़ा दे हैव द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में भी हम लोग जब लास्ट टाइम क्लास में बात किए थे, जिसके पास में क्लोरोफिल ए होता है दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ओके, अब क्या है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है हम लोग एक चीज एक बोलते हैं कि अगर आप टोटल एरिया देखो ना अर्थ का एरिया ग्लोब में, तो 70% के करीब ओशन है। 70% के करीब ओशन तो है, उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स भी है, दे कैन सिंथेसाइज फूड, बट क्योंकि वहां पे सनलाइट इतनी ज्यादा नहीं है और नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो इवन इफ 22% इज द टेरेस्ट्रियल प्लांट, दे कैन सिंथेसाइज 68% ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। तो हमारे पास में हमेशा आता है हु आर द चीफ प्रोड्यूसर्स, तो फाइटोप्लैंक्टन, बट हु प्रोड्यूस बायोस्फीयर फूड, वो होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का इल्यूमिनेट होना, साथ साथ में क्लोरोफिल का होना और नाइट्रोजन कंटेंट होना, दीज आर द ऑल प्रेफरेबल कंडीशन। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में आप लोग एक चीज पढ़ते हो, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन अकर्स इन द ग्रैनम, ग्रैनम मतलब थाइलेकॉइड्स आर अरेंज्ड वन अबव द अदर, जबकि इन द स्ट्रोमा इन द स्ट्रोमा लाइट इंडिपेंडेंट एंजाइम्स आर देयर। आप लोग ना एक वर्ड बार बार पढ़ोगे, दैट photosynthetic enzymes are light independent but light regulated। जैसे हम अपने आप को भी कहते हैं we are light independent but we are light regulated। what does mean? हम लोग डायर्नल हैं। डायर्नल का मतलब होता है we can see only in the day। ये तो ह्यूमन बींग्स आर्टिफिशियल लाइट में देखते हैं, अदरवाइज आप लोग देखते हो कि शाम के टाइम पे बर्ड्स अपने घर चले जाते हैं, काऊ अपने घर जाते हैं, जैसे गोधूली बोलते हैं, बिकॉज वी कैनॉट सी इन डार्क, तो भटकने का उनको डर रहता है। ह्यूमन बींग तो आर्टिफिशियल लाइट में देख सकता है। तो हम लोग बोलते हैं कि वी आर नॉट लाइट डिपेंडेंट, इट मींस वी आर नॉट एब्जॉर्बिंग द सनलाइट, बट यस वी आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट फॉर द एक्टिविटीज। तो हम लोग जितने भी फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स हैं, वी आर सेइंग देम एज दे आर लाइट इंडिपेंडेंट बट लाइट रेगुलेटेड। वो कौन कौन से होंगे? वैसे वो होते हैं रुबिस्को, रुबिस्को सबसे ज्यादा अबंडेंट है। पर पहले हम लाइट रिएक्शन की अगर बात करते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं कि थाइलेकॉइड में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर अरेंज्ड इन द यूनिट, यूनिट को बोलते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट, दिस इज कॉल्ड पीएस, फोटोसिंथेटिक यूनिट, या इसका कॉमन टेक्निकल नाम है क्वांटोसोम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वांटोसोम? व्हिच इज अब्सॉर्बिंग द स्पेसिफिक क्वांटम ऑफ लाइट। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट है, एक सिंगल रिएक्शन सेंटर रहता है, जैसे हीरो होता है वो है सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, बाकी कब तकरीबन यूनिट के 25% होते हैं क्लोरोफिल बी, और सबसे बाहर होते हैं कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड्स आर कॉल्ड एज द शील्ड पिगमेंट्स, and chlorophyll B and carotenoids are called as the accessory or secondary pigment. Why they are called accessory pigment? Because they can absorb the specific wavelength of light, but use नहीं कर सकते। वो किसको दे देते हैं? क्लोरोफिल A को। तो who is the reaction center or primary photosynthetic pigment? This is a single molecule of chlorophyll A. इस पे भी हम लोगों का एक और सेकंड पॉइंट आता है कि फोटोसिंथेटिक यूनिट जो है वो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में है। आप लोग बार बार एक चीज सुनते हो, PS1 एंड PS2। PS1 and PS2 are the photosynthetic unit which are present in it is in chloroplast thylakoid membrane। PS1 जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, PS2 अंदर की तरफ होता है। हमारा पर्पस क्या है? आप लोगों को सेल बायोलॉजी में एक क्वेश्चन आपके सामने आता है जिसमें मैंने एक शब्द यूज किया था आप लोगों के सामने कि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कैन प्रोड्यूस देयर ओन एनर्जी बिकॉज दे हैव देयर ओन ईटीएस। तो इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं? फॉस्फोरिलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉस्फोरिलेशन? एडीपी से एटीपी बनाना, पीआई जोड़ के।
बट एक शब्द याद रखना, अगर कभी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है तो दैट विल बी इन द केस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, बट अगर फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा तो दैट विल बी इन द केस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। यानी फॉस्फोरिलेशन दोनों कर रहे हैं, एटीपी दोनों बना रहे हैं, बट फोटोफॉस्फोरिलेशन विल बी इन द केस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज इन द केस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। हम किस पर्पस के लिए चल रहे हैं? हम लोग चल रहे हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन के लिए। जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है तो वहां क्या होता है, वहां पे लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द हिल रिएक्शन। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में एक पिक्चर शेयर करती हूँ। ये है हमारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अगर आप लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को देखोगे तो जहां पे रिएक्शन सेंटर लिखा हुआ है, दिस इज अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, दिस इज द क्वांटम ऑफ द लाइट which falls on the pigment molecules which are called as the secondary or accessory pigments. They can absorb the specific wavelength of light, but रिएक्शन सेंटर जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, यानी हु इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन नीचे दी हुई है। ऑर्गेनाइजेशन नीचे क्या है, ये वाली PS1 में रिएक्शन सेंटर एक है, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कौन सा है, जहां पे लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स आर अरेंज्ड विद द पर्टिकुलर प्रोटीन्स। हम लोग PS1 और PS2 की अगर बात करते हैं तो बोथ आर डिफरेंट, यानी वी टेक हियर दिस इज अबाउट ये वाला सिस्टम। अगर आप देखते हो तो दिस इज, एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन एक्चुअली कहां पे होता है, इट अकर्स इन द ग्रेनम। ग्रेनम का मतलब थाइलेकॉइड। जब भी ग्रेनम में होगा तो आप देख सकते हो PS1 PS2 दोनों ही इन्वॉल्व है। ये PS1 है, ये PS2 है, तो PS2 भी इन्वॉल्व है, PS1 भी इन्वॉल्व है। PS1 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, थियोफाइटिन, और PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, आयरन सल्फर प्रोटीन, FeS प्रोटीन इज देयर। एक क्वांटम ऑफ लाइट यूज हुआ, वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में चला गया। आउटर ऑर्बिट का मतलब इट हैज द हाई पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन इट कम्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज फॉर्म। अब ये कहां पे आ गया, मान लो मैं आपको कहती हूँ कि दिस इज द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर व्हिच इज इन द केस ऑफ द थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड के अंदर वाली साइड जो होगा वो PS2 होता है और बाहर की साइड पे PS1 होगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जब यहां से जाता है तो इट विल बी टेकन बाय द PS1। ये PS1 कहां पे पहुंच गया, स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा का मतलब ये हो गया कि स्ट्रोमा में बहुत सारे एंजाइम्स हैं। एक होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम। कितने प्रोटॉन एक टाइम पे चलते हैं, इट विल बी 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स घूम रहे हैं, बहुत सारे NADP घूम रहे हैं। ये क्या करता है, NADP रिडक्टेज एंजाइम NADP और 2 प्रोटॉन को यूज कर लेता है स्ट्रोमा से और फटाफट इसको एक्सेप्ट कर लेता है, यानी टर्मिनल एक्सेप्टर बन जाएगा। द मोमेंट वो इसको टर्मिनली एक्सेप्ट करता है, इट विल फॉर्म द NADPH2। यानी अगर साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है तो दो तरह की एसिमिलेटरी पावर बन रही है, वन विल बी द ATP एंड अदर विल बी द NADPH2। यानी NADPH2 is that reducing power which can be directly used here। यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे तो मैं आप लोगों को दो चीजें और बताती हूँ। हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की जब बात करेंगे तब की, here what happens, हम लोग जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात करते हैं, जब हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक की बात करते हैं तो नॉन साइक्लिक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें PS1 PS2 दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। Number two, PS1, PS2 both are involved. Number two, electron is utilized by NADP reductase enzyme. It means it does not return back. When it does not return back, it is utilized in the system for the synthesis of reducing power. This process is called non-cyclic photophosphorylation. Number three, आप एक चीज ध्यान से सोचना, अगर हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड तो इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल तो देगा नहीं, क्योंकि अगर क्लोरोफिल ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इट विल डिस्टेबलाइज।
डिस्टेबलाइज करने की ताकत किसी में नहीं होती। तो हु गिव्स इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली? तो आप लोगों को ये बात बड़ी अच्छी तरह से पता है कि ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या वाटर ऑक्सीजन देने के लिए बैठा है? नो। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना, आपको पता है हम लोग कई बार क्या बोलते हैं कि अगर कभी प्लांट्स लिविंग होते, मतलब स्कूल में जा रहे होते, तो अपने बच्चों को हमारी महत्ता बताते, हमारी इंपॉर्टेंस क्या बताते कि पता है ह्यूमन बींग्स जो है ना वो CO2 रिलीज करते हैं, तभी हम खाना बना सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स ह्यूमन बींग्स बहुत महान है, बहुत महान है। उनको कौन बताता कि हम लोग जो CO2 रिलीज कर रहे हैं दैट इज अ बाई प्रोडक्ट, दैट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, हम उनके लिए रिलीज नहीं कर रहे हैं। पर यही प्रोसेस उल्टा होता है, यानी ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट that is of no use to plant. We are using it, but fortunately we are saying it कि yes, plants महान है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम वही चीज बोलेंगे। तो क्या होगा? अल्टीमेटली वाटर का फोटोलिसिस होता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, सो दैट हमें क्या चाहिए, जो प्लांट को रेस्पिरेशन, ये फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को यूज कर लेता है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। अब बाय चांस क्या होगा, there will be proton gradient formed between the lumen of the thylakoid and the stroma of the chloroplast। जब कोई बात हम लोग ग्रेडियंट की बोलते हैं ना, ग्रेडियंट की, ओके, जब हम लोग बात ग्रेडियंट की बोलते हैं ना बच्चे, आप एक चीज हमेशा मान के चलना, मान लो एक डोर खुला हुआ है, 5-6 लोग पुश कर रहे हैं तो वो खुल जाएगा, खुल जाएगा। आप समझो कि एक साइड पे प्रोटॉन बहुत ज्यादा है, दे आर अप्लाइंग प्रेशर सो दैट दे कैन मूव, और 3 प्रोटॉन अगर मूव करते हैं तो दैट विल बी थ्रू द एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। दो दो 3 प्रोटॉन कहां पे? क्लोरोप्लास्ट में, 2 होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, तो एटीपी बन जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को एक बार चेक करके दिखाती हूँ पेपर पे। मैं एक बार ये पिक्चर आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ जो बेहद इंपॉर्टेंट है। आई एम टेकिंग हियर, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन मैं बाद में करूंगी। आई एम टेकिंग दिस एज द केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। मैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ अपना ड्रॉ करके। ये क्लोरोप्लास्ट है, ये थाइलेकॉइड है। इस थाइलेकॉइड के अंदर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अगर ब्रेक हुए हैं तो 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन निकला है। ऑक्सीजन तो रिलीज हो गया, राइट? यहां पे जब NADPH2 बना था, विच वाज द NADPH2, तो प्रोटॉन कहां से यूज हुए थे? स्ट्रोमा से। इसका मतलब हम 3 कंडीशन बोल सकते हैं। पहली कंडीशन क्या बोल सकते हैं? ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर, प्रोटॉन accumulate within the lumen of the chloroplast। ओके, जबकि स्ट्रोमा में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन पहले से ही बहुत कम है। दूसरी चीज इन द केस ऑफ NADPH2 reductase enzyme, from where proton is utilized, that is again from the stroma। यानी सेकंड रीजन हो गया कि स्ट्रोमा में प्रोटॉन बहुत कम है बट ल्यूमन में ज्यादा है। तीसरी चीज, अगर ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है तो whenever the pump is there, क्विनोन पंप इज देयर फॉर ETS, ये भी प्रोटॉन यूटिलाइज करता है बाहर से। तो इसका मतलब ये हो गया कि सडनली प्रोटॉन कंसंट्रेशन ल्यूमन में जो होगी 1000 टाइम्स से लेकर 2000 टाइम्स तक ज्यादा हो जाती है देन दैट ऑफ द स्ट्रोमा। तो इससे क्या होगा? देयर विल बी प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्मेशन। प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा कैसे? तो यहाँ पे एटीपी सिंथेज एंजाइम है, ये होता है एटीपी सिंथेज। इसको बोलते हैं CF0 CF1। CF0 CF1 में क्या होगा? ये जो प्रोटॉन बहुत ज्यादा है दे विल मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन, पर जैसे ही they are associated with a catalytic activity, तो स्ट्रोमा में जितने ADP plus PI है they will be converted into ATP। यानी कितने लोगों ने धक्का मारा तो एक ATP बनी। In the case of the chloroplast, these are the 3 protons which move across the membrane by facilitated diffusion so that 1 ATP is formed। तो हमारे पास में 2-3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें एक क्वेश्चन ये भी पक्का आता है कि हाउ मेनी protons move across the membrane for the synthesis of ATP। In the case of the chloroplast, these are the 3 protons, and in the case of the mitochondria, these are 2 protons।
ये तो हमारी बात आती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की। व्हाट अबाउट साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन? बच्चे यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्यों हुआ है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ था एक्चुअली देयर वाज रिक्वायरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन बार बार यूज हो रहे थे तभी तो वो फोटोलिसिस हो रहा था। बट अगर मैं आप लोगों को कहूं कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, तब क्या होगा? देन इट विल बी cyclic phosphorylation. What is the cyclic photophosphorylation? ये है हमारा cyclic photophosphorylation. cyclic photophosphorylation कहाँ पे होता है? ये होता है स्ट्रोमल लैमेला में। स्ट्रोमल लैमेला में क्या होगा? वहां पे एक चीज खास होती है, एक तो PS2 एब्सेंट होता है और दूसरा NADP रिडक्टेज एंजाइम भी एब्सेंट है। अगर ये दोनों एब्सेंट है तो इसका मतलब ये हो गया, एक तो NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है तो NADPH2 भी नहीं बनेगा। only PS1 is present. So what happens? ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है that is circulated between the PS1 as well as the electron donor in such a way कि हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ एटीपी सिंथेसाइज होगा। यानी इन द केस ऑफ द साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ना तो PS2 है और PS2 का इनएक्टिवेट होना एनर्जी को कम करता है। इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल पिगमेंट सिस्टम। While in the case of the cyclic photophosphorylation, ये stromal lamella में है, तो it is not the major source of the photophosphorylation. ये major source कहाँ पे है? बैक्टीरिया में। तो बैक्टीरिया में भी क्या हो सकता है? That is again the case of the cyclic photophosphorylation. मैं अगर इन सब चीजों को सम अप कर रही हूं ना, तो लाइट रिएक्शन के मैं स्टेप्स एक बार आपको सम अप कर देती हूँ। पहला स्टेप क्या था? Absorption of the specific wavelength of sunlight. Very good. So that electron move to outer orbit. Outer orbit में जाने का मतलब है कि उसकी एनर्जी अप हो गई। Second was photolysis of water to release oxygen. Done. Third was synthesis of assimilatory power. Assimilatory power मतलब total ATP, NADPH2. ये तीनों स्टेप पूरे होते ही अब हम करेंगे डार्क रिएक्शन। देखा जाए तो डार्क रिएक्शन एक मिसनोमर है। What is the meaning of the misnomer? डार्क रिएक्शन का मतलब क्या होता है? इट अकर्स इन स्ट्रोमा, जो एसिमिलेटरी पावर को यूज करता है इन दी रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू शुगर। तो कॉमन सेंस लगा के देखो, द मोमेंट लाइट रिएक्शन बंद हो गई तो डार्क रिएक्शन तो अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मिसनोमर। इससे पहले मैं शुरू करूं डार्क रिएक्शन, आप लोग मुझे यहां तक कोई भी डाउट है तो बताओ, क्योंकि आप लोग लिख रहे हो। मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ बच्चे। इन लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाट इज द क्लोरोफिल सब्जेक्टेड टू? आई कुड नॉट गेट द क्वेश्चन। थोड़ा क्लियर होके या तो अनम्यूट होके बताओ मुझे। समीरा आप मुझे बोल सकते हो, बोलना चाहो तो, अदरवाइज मुझे क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं हो रहा। व्हाट इज द क्लोरोफिल सब्जेक्टेड टू? आई कुड नॉट मेक इट आउट। व्हाट यू वांट टू आस्क? मैं इसका मीनिंग नहीं समझ पा रही हूँ। क्विक, थोड़ा फास्ट लिखो जो लिख रहे हो। ल्यूमन का फंक्शन क्या है? ल्यूमन इज फिल्ड विद वाटर। When lumen is filled with water, photolysis of water occurs in the lumen of the thyroid coil. That's why electrons are continuously passed on for the non-cyclic photophosphorylation. डार्क रिएक्शन शुरू किया जाए। वेदर, एक मिनट रुको, वेदर इज डिस्ट्रक्शन, परमानेंट रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड ना बाबू, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ। आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हो? थोड़ा खुल के पूछना। शायद नहीं, कंपनसेशन पॉइंट आएंगे, अभी मैंने किया नहीं है। देवदीप, रेड ड्रॉप, ओके। लेट मी टेक अबाउट द, मैं शुरू करूं? हाँ, PS1 PS2 अभी तक मैंने पूरी रामायण गा दी। आपका क्वेश्चन क्या आया? PS2 PS1 का फंक्शन क्या है? क्या कर रहे हो तुम लोग? ये तो गूगली है। चलो, मैं ये रेड ड्रॉप को एक बार डिस्कस कर देती हूँ। एक ना हिंदी में कहावत है, एक से भले दो। एक से भले दो ना हर चीज पे अप्लाई होते हैं। गंद काम करना है, तंग करना है,
एक से बजाय दो ज्यादा ठीक रहते हैं। बंक मारना है, एक के बजाय दो ठीक रहते हैं। मूवी देखने जाना है, एक के बजाय दो रहते हैं। नीट क्लियर करना है, एक के बजाय दो इकट्ठे मिलके करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि हो सकता है मैं बहुत कुछ नहीं जानती तो मेरा दोस्त मुझे बता सकता है, वो नहीं जानती तो वो मुझे बता सकता है। सिंपल सी बात। तो हम लोग जब बोलते हैं ना नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में बोथ PS1 PS2 आर इन्वॉल्व, तो उसको बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक मतलब मिलके काम करेंगे, दोनों एक दूसरे की कमियों को पूरा कर देते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड टू पिगमेंट सिस्टम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। यही तो रीजन है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन टू टाइप ऑफ दी सिमुलेटरी पावर्स आर फॉर्म्ड, ATP NADPH2। जबकि अब आओ कौन सा, ये वाला साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में PS2 इनएक्टिवेटेड, यानी कौन सा फंक्शन कर रहा है, PS1। PS1 की एनर्जी क्या है, उसकी वेवलेंथ क्या है, P700। P700 कौन से वेवलेंथ में चला जाता है, रेड वेवलेंथ में। यानी द मोमेंट ये रेड वेवलेंथ में जाएगा, सडनली NADPH2 भी गया, एनर्जी भी ड्रॉप हुई, तो दैट विल बी कॉल्ड रेड ड्रॉप इफेक्ट। दीज आर द टू एक्सपेरिमेंट्स व्हिच वर डन बाय इमर्शन। तो इसको बोलते हैं इमर्शन सिनर्जिस्टिक इफेक्ट एंड इमर्शन रेड ड्रॉप इफेक्ट, राइट। तो सिनर्जिस्टिक किसके लिए अप्लाई होगा, टू पिगमेंट सिस्टम, दैट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और वन पिगमेंट सिस्टम कहां पे अप्लाई होगा, दैट विल बी अप्लाइड इन द रेड ड्रॉप। एनीथिंग एल्स, क्या मैं शुरू कर सकती हूँ, कंपनसेशन पॉइंट आई विल टेक इन डार्क रिएक्शन। मैं एक बार डार्क रिएक्शन में लेती हूँ। ओके, आई नीड टू स्टार्ट हियर फ्रॉम द डार्क रिएक्शन। एक्चुअली डार्क रिएक्शन में क्या होता है, मैं आपको एक डार्क रिएक्शन की बात बता दूं। देखो, सारी दुनिया के जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दुनिया के, सारी दुनिया के फोटोसिंथेटिक प्लांट्स की तीन कैटेगरी होती हैं। हर एक की कैटेगरीज होती हैं, हम लोग बोलते हैं ना ये इस कैटेगरी का है, ये इस कैटेगरी का है। हम सारे कैटेगरीज बना बना के घूमते हैं, यानी हाँ आप भी बना के लेते हो हर चीज की, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा, वाओ, ऐसे करते ही हैं। सारी दुनिया के प्लांट्स को तीन कैटेगरी में बांटा हुआ है, वन आर C3 प्लांट्स, वन आर C4 प्लांट्स एंड वन आर कैम प्लांट। C3 प्लांट्स जिनमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3 कार्बन फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। C4 plants where first fixation product is 4 carbon oxaloacetic acid. One are CAM, crassulacean acid metabolism, जिसके लिए कल आप बात कर रहे थे. What about scotoactive stomata? वो होते हैं जीरोफाइट्स। इन तीनों की चीज एक ही खास होती है कि इन तीनों में C3 साइकिल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट C3 प्लांट, C3 साइकिल सब में होगा ही होगा, सब में ही होगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन अकर्स इन एनारोबिक कंडीशन। सोच के देखो तो जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर ही नहीं है तो ऑक्सीजन ही नहीं है, तो इट अकर्स इन एनारोबिक कंडीशन, इट विल बी द कॉमन सेंस, राइट। मैं C3 साइकिल को आप लोगों के साथ में एक बार डिस्कस करती हूँ सो दैट फिर हम इसको अप्लाई कर सकेंगे C3 प्लांट्स में और C4 प्लांट्स में। आई एम कमिंग टू दैट डार्क रिएक्शन। ओके, आई टेक हियर कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हमने किया। अब मैं बताती हूँ ये C3 साइकिल एंड C4 साइकिल। पहले C3 साइकिल की बात करते हैं। बच्चे एक बात हमेशा याद रखना कि C3 साइकिल सब में होता है, चाहे वो C3 प्लांट हो चाहे वो C4 प्लांट है। दिस इज द कैल्विन साइकिल बिकॉज इट वाज गिवन बाय सर कैल्विन मेल्विन कैल्विन। ये C3 साइकिल में 3 स्टेप है। पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होता है रिडक्शन और तीसरा होता है रीजनरेशन ऑफ RuBP वन। अब इसका एंजाइम कौन है, रुबिस्को। रुबिस्को का मतलब हो गया कि रुबिस्को इज हैविंग अ बाई फंक्शनल एक्टिविटी, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। नॉर्मली इसकी लॉयल्टी किस पे होती है, कार्बोक्सिलेशन के लिए, CO2 के लिए। बट इसकी लॉयल्टी खराब कब हो जाती है, जब CO2 की कंसंट्रेशन ऑक्सीजन से बहुत कम हो जाती है। इसकी लॉयल्टी कभी भी ऐसे नहीं होती कि ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, नो, इसकी लॉयल्टी होती है CO2 कम हो गया। यानी रुबिस्को इज द एक्सेप्टर कौन होगा, RuBP विच इज रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। तो रुबिस्को जो है ये 5 कार्बन है,
तो इसको C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन है। तो RuPp 5 कार्बन में CO2 अगर मिलेगा तो दैट विल बी द 6 CO2 6 कार्बन। तो 6 कार्बन विल बी ब्रोकन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये प्रोसेस क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बना? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड C3 साइकिल। रिडक्शन में 2 ATP यूज होते हैं और 2 NADPH2 यूज होते हैं। पर ये जो ट्रायोस फॉस्फेट है ये नए साइकिल में चला जाता है क्योंकि RuPp बार बार रीजनरेट हो रहा है। यानी अगर CO2 की कार्बोक्सिलेशन हो रही है एंड आवर पर्पस इज टू फॉर्म C6H12O6, आवर पर्पस इज टू फॉर्म C6H12O6, तो कितने CO2 यूज होंगे? 6 CO2। 6 CO2 यूज होने के लिए देयर आर 6 टर्न्स ऑफ C3 साइकिल फॉर ईच शुगर। हमें हर टर्न की कैलकुलेशन करनी होती है। आप एक बार देखोगे, एक टर्न के लिए रीजेनरेशन के लिए 1 ATP चाहिए, रिडक्शन के लिए 2 ATP चाहिए, तो टोटल कितने हो गए? 3 ATP, राइट। NADPH2 कितने चाहिए? सिर्फ 2 NADPH2। ये तो सिर्फ एक ही साइकिल है, तो अगर 6 साइकिल होंगे तो हाउ मेनी ATPs आर देयर? दीज आर 18 ATP। और अगर 2 है NADPH2 तो हाउ मेनी NADPH2 आर रिक्वायर्ड? 6 टर्न के लिए 12। यानी एक CO2 को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए 6 टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल होंगे और 6 टर्न्स के लिए हाउ मेनी ATP आर यूज्ड? 18। हाउ मेनी NADPH2 आर यूज्ड? 12। इट मींस it will be the C3 cycle which occurs in the all type of the plants, चाहे वो C3 प्लांट है, चाहे वो C4 प्लांट है, चाहे वो कैम प्लांट है। यानी मैं अगर अब आपको एक बात कहूं कि C3 प्लांट कौन से होते हैं, ये देखो, या तो कोई क्वेश्चन आता नहीं या सीधा क्वेश्चन आता है फैक्टर्स तक का। कोई बात नहीं, मेरा काम है बताना, मैं बताऊंगी। हम लोग क्या बोलते हैं? ओके, लेट मी कम टू द मेन पॉइंट। C3 प्लांट होते हैं टेम्परेट जोन के। टेम्परेट जोन का मतलब है जहां पे पानी अबंडेंट है। पानी अबंडेंट होने का मतलब कंफर्टेबल बैठे। C4 प्लांट कहां के हैं? जहां पे पानी कम है, ट्रॉपिकल एरियाज। तो कैंप प्लांट कौन है? कैंप प्लांट आर द ट्रू जीरोफाइट्स, जहां पे पानी की बहुत कमी है। हम लोग बोलते हैं कि जब भी रूबिस्को इज देयर, इट हैज अ कॉम्पिटिटिव फंक्शनल बाइंडिंग। कॉम्पिटिटिव फंक्शनल बाइंडिंग का मतलब ये हो गया कि या तो ये CO2 के साथ में बाइंड करेगा या ये ऑक्सीजन के साथ में बाइंड करेगा, डिपेंड्स। अगर CO2 कम है तब ये ऑक्सीजनेज जा सकता है। जब ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करेगा तो एक वेस्ट प्रोसेस होता है। व्हाट इज दैट वेस्ट प्रोसेस? उसे बोलते हैं इट इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन को बोलते हैं C2 साइकिल। C2 साइकिल एक ऐसा साइकिल है, मेरे कंसेप्ट को समझते जाना। पहली बात मैंने आपको कही, दुनिया के प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, C3, C4, कैम, बेस्ड ऑन द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। C3 का पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। C4 का ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। दे आर बेस्ड ऑन द फर्स्ट स्टेबल कार्बन। कितने बने? कैम इज फॉर कैसुरेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म, जो होगा 0.5, जिसे मैं करके दिखाती हूँ। अब आती है बात कि तीनों की कॉमन चीज क्या है कि चाहे कोई भी प्लांट होगा उसमें C3 साइकिल होगा ही होगा। C3 साइकिल की खासियत क्या है? C3 साइकिल में रूबिस्को इज यूज्ड। रूबिस्को या तो कार्बोक्सिलेशन करता है या ऑक्सीजनेशन करता है, पर वो ऑक्सीजनेशन तब करता है जब CO2 की कंसंट्रेशन ऑक्सीजन से कम होगी। हम ये नहीं कहते कि ऑक्सीजन ज्यादा है, नो नो, हम कहते हैं कि CO2 ज्यादा थी तो उसको मजबूरन जाना पड़ा। अब आती है कि अगर C3 प्लांट है तो C3 प्लांट ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कर सकता है। कारण, क्योंकि C3 प्लांट में देयर इज ओनली वन एंजाइम, रूबिस्को। अगर एक ही एंजाइम रूबिस्को है तो ये क्या करेगा कि इट विल ट्राई तो करेगा कि C3 साइकिल ही हो। कभी कभी CO2 की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो ये फोटो रेस्पिरेशन शो कर देता है। फोटो रेस्पिरेशन इज कॉल्ड C2 साइकिल विच इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलेट साइकिल। अगर मैं आपको ग्लाइकोलेट साइकिल आपको दिखाऊं ना, तो ग्लाइकोलेट साइकिल में C3 C4 plants are based on the efficiency.
नॉट कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन तो उसका रिजल्ट है। ये है बच्चा लोग, पहले मैं बात करती हूं आप लोगों के साथ में C2 साइकिल की, जो है फोटो रेस्पिरेशन। ये होता है फोटो रेस्पिरेशन। मैं इसको जूम आउट कर देती हूँ। ये फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन को ग्लाइकोलाइट साइकिल बोलते हैं या C2 पाथवे करते हैं। सबसे मजेदार बात है, ये वेस्ट प्रोसेस है। वेस्ट तो वेस्ट लोग ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो इसको सिर्फ C3 प्लांट ही एक्सेप्ट कर सकता है। C4 इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, कैम तो सपने में भी नहीं सोच सकता। पहली बात मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगी कि विच ऑर्गेनील्स आर इन्वॉल्वड इन द फोटो रेस्पिरेशन। दे आर CPM एज सच, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप एक बार देखो, क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को है, बट रुबिस्को क्या कर रहा है? ऑक्सीजनेज एक्टिविटी कर रहा है। अगर उसने कार्बोक्सिलेशन किया होता तो 5 कार्बन RuBP के और एक CO2 का होता तो 6 कार्बन बनते, और 6 कार्बन वाज ब्रोकन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3C3C। बट यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हुई है, तो इसका मतलब है कि 5 कार्बन हुए। 5 कार्बन होते हैं तो इट विल ब्रोकन इनटू एक 3 कार्बन में और एक 2 कार्बन में। 3 कार्बन तो फिर भी वेस्ट यूज हो जाएगा, वापस आ जाएगा, पर ये C2 आगे चलना शुरू कर देता है। ये बनाता है ग्लाइकोलेट, फॉस्फेट निकाल के। सेकेंड ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगी? सेकेंड ऑक्सीडेशन अकर्स इन द पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम हमने कहाँ पढ़ा था कि पेरोक्सिसोम आर द माइक्रो बॉडीज व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है ना, तो इट विल फॉर्म द ग्लाइऑक्सिलेट। बट यहीं पे अभी मैंने एक स्टेप आप लोगों को बताया है कि whenever the organic acid does the amination, तो amination से it will form the amino acid. ग्लाइऑक्सिलेट खुद क्या है? ऑर्गेनिक एसिड। ये अमोनिया कहां से लेता है? ग्लूटामेट अमीनो एसिड से। खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमीनो एसिड ग्लाइसिन में। ये कहां गया? अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड की मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड कितने कार्बन वाला है? 2 कार्बन वाला। 2 कार्बन वाला कहां पे एंटर कर जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया 2 काम करता है। पहले तो ग्लाइसिन से उससे बनवाएगा सीरिन। सीरिन के कितने कार्बन होते हैं? 3। एक ग्लाइसिन से तो सीरिन बनने से रहा, तो वो 2 मॉलिक्यूल को अगर सिंथेसाइज करेगा, यानी 2 मॉलिक्यूल ग्लाइसिन के सिंथेसाइज करेंगे, तो वो हो जाएंगे 4 कार्बन। पर ग्लाइसिन से सीरिन बनने के लिए 3 कार्बन चाहिए, तो वो 1 कार्बन कहां गया? वो 1 कार्बन को वेस्ट कर देता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ये अमीर लोग वाला काम हो जाता है। अमोनिया इसने वापस करना है सीरिन से, तो ये अमोनिया वापस करके ग्लिसरेट बना देता है वापस, विच इज इन पेरोक्सिसोम। अब ग्लिसरेट जब वापस पहुंचता है तो अब ये किसी काम का नहीं है, तो क्लोरोप्लास्ट उसकी डैमेज कंट्रोल करता है, अपनी तरफ से एटीपी खर्च करके उसमें फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है कि चलो कुछ नहीं कर तो कम से कम PGA तो बना दो। यानी यहां पे देखा जाए तो इट्स अ वेस्टफुल, सुपर वेस्टफुल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि 4 कार्बन में से 1 कार्बन गया, यानी 25% यील्ड कम हो गई। 2 अमोनिया में से 1 अमोनिया गया, लॉस्ट। एटीपी अपनी तरफ से खर्च करना पड़ा। कोई शुगर सिंथेसिस नहीं है, कोई किसी तरह का एटीपी सिंथेसिस नहीं है, तो ये वेस्टफुल प्रोसेस है। अब आता है कि वेस्टफुल प्रोसेस मतलब सबको मालूम है कि ये वेस्टफुल प्रोसेस है, सबको मालूम है। पर अब बात आती है कि हमें बहुत सारे लोगों को पता होता है कि हम जिस रास्ते जा रहे हैं ये गलत है, बट उसको अफोर्ड कौन कर सकता है? अफोर्ड करना, मेरी बात समझ रहे हो? अफोर्ड करना। हमें पता है कि ये गलत चल रहा है, ये गलत है, पर फिर भी वो चलता जाता है, तो इसको अफोर्ड कौन कर सकता है? ये अफोर्ड कर सकते हैं जिसके पास में साधन है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ओके, सुनना ही तो है, सुन ही तो रहे हैं। नहीं, मुझे सुन के कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि आप इसको समझोगे नहीं, जब तक आप इसको असेस नहीं करोगे कि आज 4 घंटे 6 घंटे हमने क्लास की, उसका आउटपुट क्या निकला, तब तक कोई फायदा नहीं है। सिर्फ सुनना नहीं, मत सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अल्टीमेटली हम लोगों को आउटपुट चाहिए। तो हम लोग ना एक बात समझते हैं, मैं आपको एक बात बड़ी कंक्लूजन वाली बता रही हूँ, कंक्लूजन वाली। पहला कंक्लूजन क्या है कि व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन? फोटो रेस्पिरेशन इज कंक्लूजन वेस्ट प्रोसेस। वेस्ट प्रोसेस क्यों हुआ? क्योंकि रुबिस्को, if the concentration of the CO2 is less than oxygen, it will show the oxygenase activity. That means it will go for the photorespiration. इसको अफोर्ड कौन कर पा रहा है? C3 प्लांट। इसको देख के भी कौन डर जाता है कि बेटा
मर जाएंगे अगर ये काम हमारे साथ में हो गया तो। वो होते हैं गरीब लोग, C4 प्लांट, कैम्प प्लांट। C4 प्लांट को पता है कि भैया रुबिस्को ने अगर ऑक्सीजनेस कर दी तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, आई हैव टू स्टॉप दिस फोटो रेस्पिरेशन, मैं क्या करूं? तो वो नेचर ने उसको सपोर्ट किया है कि वाई रुबिस्को इज अक्रिंग फॉर ऑक्सीजनेस एक्टिविटी, बिकॉज CO2 concentration is less than that of the oxygen। तो C4 प्लांट में भी और कैम में भी एक और एंजाइम आ जाएगा जो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को कम ही नहीं होने देगा। कम नहीं होने देगा मतलब ऑक्सीजन, अगर कभी भी CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होगी तो ऑक्सीजनेस एक्टिविटी कहां से होगी? अब आता है कि ये डबल कार्बोक्सिलेशन कहां कहां पे हो रही है। एक तो हो रही है C4 प्लांट में, एक हो रही है कैम प्लांट में। हाँ, तरीका अलग अलग है। तरीका अलग अलग क्या है? C4 प्लांट में एक स्पेशल एनाटॉमी है, उसे बोलते हैं क्रान्ज़ एनाटॉमी। तो क्रान्ज़ एनाटॉमी किसका फीचर है? C4 प्लांट का, कैम का भी नहीं है। क्रान्ज़ में क्या होता है? जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना, आप लोगों को कई बार बोला जाता है कि कबूतर को दाना डालना है। कबूतर को दाना डालना है मतलब आपके बहुत सारे दोस्त हैं, यार कितने मजे कर रहे हैं, यार रोज मूवी देख के आ रहे हैं, मेरी जिंदगी खराब है क्या, मैं ही पागल हूं क्या? इसको बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। कि वो तो बर्बाद है, तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है कि वो बर्बाद है, पर वो आपको दाना डाल रहा है कि बेटा तू भी बर्बाद हो, मैं अकेला क्यों जाऊं? क्योंकि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट तो होना चाहिए, राइट? तो C4 प्लांट इससे बचता है कि ऐसे दोस्त बनाने ही नहीं, बनाने ही नहीं। तो क्या करेंगे? तो क्रान्ज़ एनाटॉमी में दो तरह की सेल्स होती हैं। होता है ना, जैसे आप लोगों के साथ में हमेशा कोई ना कोई ऐसा रहता है जो आपको याद दिलाता रहता है कि बेटा देख, कर ले जो करना है। जो आपके दोस्त होंगे वो आपको ये बताएंगे कि आप इस स्टेप पे गलत कर रहे हो, मेहनत करने के बाद भी गलत कर रहे हो। पर दूसरे लोग होंगे, कर बेटा कर, कर कर, मस्त मस्त, कुछ नहीं होगा, डू इट, सो जा सो जा, सो जा, लेट जा लेट जा, ऐसे कर, ये वाले जो ये है ना ईयरफोन, इसको ऐसे लगा के बैठ, मैम को पता नहीं लगेगा। आप ईयरफोन को ऐसे लगा के बैठोगे किसको फर्क पड़ने वाला है? मुझे माइनस में फर्क पड़ेगा, मुझे माइनस। आप मुझे बेवकूफ नहीं बनाओगे, खुद को बनाओ। हाँ, मैं हूं C4 प्लांट वाला काम कि बेटा बेवकूफ बने नहीं है, बेवकूफ असल में तुम खुद ही बन गए, तो ध्यान रखो। वो ध्यान कौन रखवाता है? वो ध्यान कौन रखवाता है? बंडल शीट सेल। बंडल शीट सेल क्या करती है? CO2 को ध्यान रखना है कि वो बाहर ना जाए। अगर वो बाहर चली गई तो फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो अरेंजमेंट कैसा होता है? बाहर की तरफ मीजोफिल सेल होगा, उसमें एक पर्टिकुलरली एंजाइम है PEPKs। Why they are called C4 plant? Because they have the first carbon fixation product, oxaloacetic acid। तो PEPKs, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो PEP3 कार्बन है, तो PEPKs क्या करेगा? CO2 उसमें ऐड करेगा तो ऑक्सैलोएसिटिक बन जाएगा। यानी उसने ट्रैप कर लिया CO2 को, अब वो उसको बाहर नहीं जाने दे रहा तो उसको हेल्प कौन करेगा? रुबिस्को। वो कहाँ प्रेजेंट है? बंडल शीट में। बंडल शीट के स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है रुबिस्को, वो फटाफट उससे शुगर बना देता है। देखो डबल पर्पस हो गया। डबल पर्पस मतलब मीसोफिल सेल में बन गया ऑर्गेनिक एसिड, और by decarboxylation sugar synthesis has occurred in by C3 cycle itself in the bundle sheet। यानी डबल कार्बोक्सिलेशन में उन्होंने एक ऐसा घेराव कर लिया कि CO2 बाहर जाएगी नहीं। CO2 बाहर जाएगी नहीं तो कहां से रुबिस्को ऑक्सीजनेस करेगा? तो इसको बोलते हैं C4 cycle which is called as the Hatch and Slack cycle which is by double carboxylation। और C4 प्लांट मैक्सिमम एफिशिएंट होते हैं, उनके जितनी एफिशिएंसी किसी की भी नहीं हो सकती, कारण उनको मालूम है कि मेरे रिसोर्सेज इतने हैं, मेरा दुश्मन कौन है, मैं ये करूंगा तो मारूंगा। तो नेचर भी साथ देती है तो क्रान्ज़ एनाटॉमी है तो वो बच जाता। C3 प्लांट को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इट्स ओके यार, क्या फर्क पड़ेगा। अब आता है उससे भी गरीब, जिसके पास में, इसके पास में कम से कम शीट, बंडल शीट सेल या सब कुछ बनाने का रिसोर्सेज तो है,
बट कैम प्लांट के पास में तो वो भी नहीं है। कैम प्लांट के पास में तो एक ही नेचर ने सपोर्ट किया है, स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा। तो होगा क्या, वहां पे डबल कार्बोक्सिलेशन है, बट वहां पे डबल कार्बोक्सिलेशन क्या होती है, जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि ऊपर वाला जो है ना मेहनती लोगों का साथ देता है, इसका साथ क्या दिया है, वैसे हम बोलते हैं कि PEPKs फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम लाइट रेगुलेटेड है, बट इन द केस ऑफ दी कैम प्लांट्स वो रात को भी काम करता है। रादर वो रात को क्या काम करता है, इट सिंथेसाइजेस ऑर्गेनिक एसिड इन नाइट टाइम, तो उसको बोलते हैं नॉक्टर्नल एसिडिफिकेशन, और दिन के टाइम पे रुबिस्को काम करता है। तो सोच के देखो, क्रैंस अफोर्ड कर पा रहा था तो वहां पे 2 सेल्स बन गई थी, बाहर बंडल शीथ और अंदर बाहर बंडल शीथ वेस्कुलर बंडल के और बाहर की तरफ मेसोफिल सेल, और कैम्प प्लांट में डबल कार्बोक्सिलेशन होता है, यानी रात के टाइम पे ऑर्गेनिक एसिड बनना और सुबह के टाइम पे शुगर सिंथेसाइज होना। बट उसमें एक ही चीज रह जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा खाना सिंथेसाइज हो जाता है तो दे विल बिकम सक्यूलेंट, और सक्यूलेंट यानी फ्लैशी, तो उनका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा। यानी मैं एक बार आप लोगों के साथ में ये साइकिल्स तीनों डिस्कस करती हूँ और फिर फैक्टर्स कर, फिर आप लोगों के डाउट्स पे भी आऊंगी। लास्ट 15 मिनट्स में डाउट्स के लिए लूंगी, अपने क्वेश्चन तैयार रखना। अपने क्वेश्चन तैयार रखना बच्चे, मैं एक बार ये खत्म कर दूं। ये मैंने आपको बोला फोटो रेस्पिरेशन, इसको सिर्फ अफोर्ड कर सकता है C3 प्लांट, क्योंकि वो कर सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बढ़ में जाओ, बहुत प्रॉब्लम नहीं है अपने को। नाउ वी टेक हियर अबाउट, ये आपको C3 साइकिल कहा। नाउ आई टेक C4 साइकिल, जिसे मैंने हैच एंड स्लैक कहा। हैच एंड स्लैक में ये बाहर की तरफ कैन यू सी मेसोफिल सेल इज देयर, ये कौन सा है, मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल में कौन सा एंजाइम होता है, मेसोफिल सेल में PPKs एंजाइम होता है। PPKs क्या करेगा, PEP 3 कार्बन जिसको फिक्स करके बना देगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फिर बना देगा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड कहां पे आ जाएगा, बंडल शीट में। मैलिक एसिड 4 कार्बन है, इट इज मैलिक एसिड। जब इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो CO2 को कौन पकड़ लेगा, CO2 को पकड़ लेगा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा में रुबिस्को। तो 4 कार्बन में से 3 कार्बन गए तो इट विल बी पाइरुविक एसिड, ये पाइरुविक एसिड हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बन जाएगा, ATP यूज होता है, पर एडिशनल कितना ATP यूज होता है, 2 ATP। यानी फॉस्फोरिक यहाँ पे पाइरुविक एसिड से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बनाने के लिए कितना 2 ATP यूज होता है, बट 2 ATP में नहीं टूटता, 2 AMP में टूटता है। तो इसका मतलब है कि C3 साइकिल कहां पे हुआ है, बंडल शीट में। तो अब एक बार एक काउंट करके देखती हूँ, एक CO2 अगर फिक्स हुआ था तो कितना गया, पहले तो C3 साइकिल का 3 ATP गया प्लस 2 NADPH2 गया, तो व्हाट अबाउट दिस एडिशनल 2 ATP, तो यहाँ पे 2 एडिशनल ATP है, तो टोटल कितने ATP गए, 5 ATP। यानी एक साइकिल में कितने ATP गए, 5, तो 6 साइकिल में कितने जाएंगे, 30। तो एडिशनल कितने हैं, 30 में से 18 हटा दो तो 12 ATP। तो C4 साइकिल ज्यादा एफिशिएंट है, सिर्फ 12 ATP ज्यादा लेता है और फोटो रेस्पिरेशन को रोक देता है। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस की वेट करूंगी लास्ट 15 मिनट्स में। अभी मैं आगे बढ़ा देती हूं इसको, दैट इज अबाउट, वी हैव डन अबाउट द C3 plant, C4 plant, CAM plant, C3 cycle, C4 cycle, C2 cycle. Now I take factors affecting photosynthesis. If I'm taking photosynthesis के factors, ये वाले फैक्टर्स में हम लोग बोलते हैं या तो एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे या इंटरनल फैक्टर्स होंगे। एक्सटर्नल मतलब जो एनवायरमेंट के हैं, सनलाइट है, टेम्परेचर है, CO2 है, वाटर है। प्लांट के फैक्टर्स क्या क्या है, प्लांट कौन सा है, C3, C4, CAM, क्योंकि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज वर्किंग। व्हाट अबाउट CO2 कंसंट्रेशन यूटिलाइजेशन में। वैसे भी एक चीज याद रखना, ये देखो एक लॉ बोलते हैं हम लोग, मैं आपके क्वेश्चंस को बाद में देखती हूँ। एक लॉ बोलते हैं बच्चे, सी एक होता है ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, व्हेन अ प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय more than 2 factors at a time, when a process is controlled by more than 2 factors at a time, rate of reaction is controlled by the limiting factor.
इसका सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। हम खाना बनाने लगे, ऑयल है, स्पाइसेस है, आलू है, प्याज है, टमाटर एक ही है। इसका मतलब अगर वो टमाटर खराब निकलेगा तो आई हैव टू स्टॉप द प्रोसेस, आई विल गो टू मार्केट, ब्रिंग मोर एंड देन डू द प्रोसेस। तो हु हैज टेकन द कंट्रोल ऑफ द रिएक्शन, सबसे कम वैल्यू, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फैक्टर। अगर यही बात टमाटर ज्यादा होते, प्याज एक होता, तो प्याज बन जाता लिमिटिंग फैक्टर। तो यहां पे हम लोग एक ही चीज, पहली चीज बोलते हैं कि हम लोग यहां पे एक ही चीज बोलते हैं बच्चा लोग कि ओके, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है कि व्हेन अ प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय, वैसे बायोकेमिकल लॉ है, ब्लैकमैन बायोकेमिस्ट थे, कि व्हेन अ प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 फैक्टर एट अ टाइम, rate of reaction is controlled by minimum factor which is called limiting factor. हाँ, लिमिटिंग फैक्टर को इंक्रीज करते जाओ तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। हम लोग एक चीज और भी बोलते हैं कि टमाटर की औकात तो है, टमाटर की औकात तो है कि वो खाने को बनने को रोक सकता है, तो क्या बाकी लोगों की औकात है कि वो टमाटर जैसे है? इसका मतलब क्या लिमिटिंग फैक्टर बनने की औकात बाकी सब में होती है? जैसे हम लोग बोलते हैं सनलाइट, सनलाइट नॉर्मली लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनती, सनलाइट आ जाती है। हाँ, डेंस फॉरेस्ट हो जहां पे दिन में भी अंधेरा रहता है, कैनोपी, कैनोपी का मतलब बड़े बड़े ट्रीज के नीचे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, उनके लिए हो सकता है रेयरली, बट सनलाइट नहीं होती। और वैसे भी आप अभी मुझसे एक वर्ड पूछ रहे थे, कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट के लिए अगर मैं आप लोगों को 2 समय बताती हूँ कंपनसेशन पॉइंट बचे, जैसे एक कंपनसेशन पॉइंट का नाम मैं अगर लूं, भोरवेला, भोरवेला मतलब फर्स्ट रे ऑफ सनलाइट। अगर आप फर्स्ट रे ऑफ सनलाइट देखोगे ना, तो जितना डार्क होता है उतना ही लाइट होता है, उसको बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। एक होता है गोधूली, संध्या टाइम, जितना लाइट होता है उतना ही डार्क होता है, इन दोनों को क्या बोलते हैं? कंपनसेशन पॉइंट। यहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो सिंपल सी बात है, कितनी सनलाइट यूज हुई वो कंपनसेशन पॉइंट पे, अगर ये भोर बेला है तो दिन में लाइट इंक्रीज होगी तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगी, बट अगर ये संध्या टाइम है तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा। इसका मतलब हम लोग एक चीज बोलते हैं कि देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द सनलाइट एंड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कंपनसेशन पॉइंट से अबव सनलाइट जाएगी तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, कंपनसेशन पॉइंट से कम जाएगी तो इट विल बी डिक्रीज। इसी तरह से CO2 कंसंट्रेशन मेजर फैक्टर होता है। CO2 कंसंट्रेशन पता कितनी है? सिर्फ 0.03%, सिर्फ इतनी। हाँ, CO2 इंक्रीज की जाए तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, क्योंकि C3 प्लांट में देयर विल बी मोर कार्बोक्सिलेशन देन फोटो रेस्पिरेशन। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं वाटर की, वाटर लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, मिनरल लिमिटिंग फैक्टर हो सकते हैं, या हम लोग बोलते हैं एंजाइम पे भी बहुत कंट्रोल करता है, जैसे रुबिस्को, दे आर लाइट रेगुलेटेड। अब आता है इंटरनल फैक्टर। पहली बात तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि अगर वो C4 प्लांट होगा तो क्रेन्स एनेटमी होगी, पर अगर वो कैम होगा तो स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा होगा। और एक होता है क्लोरोफिल कंटेंट। क्लोरोफिल कंटेंट निकाला नहीं जा सकता, बट इतना जरूर है कि जिसके पास में क्लोरोफिल ज्यादा होगा फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, और एंड प्रोडक्ट अगर अकोमुलेट होगा तब भी फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। मैं यहां पे एक बार रुक रही हूं आपके डाउट्स के लिए, मैं आप लोगों के डाउट्स के लिए रुक रही हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों के किसी भी तरह का कोई भी डाउट, मोस्ट वेलकम। फर्स्ट स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट इन फर्स्ट स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक ही चीज, तभी तो इट इज 3 कार्बन। What is the non-polar part of chlorophyll? Non-polar part is that is tail. जो उसकी टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। अब है कि वो हाइड्रोफोबिक क्यों है? क्योंकि थाइलेकॉइड हैज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो उसमें हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल तो एम्बेड होगा ही नहीं, जबकि हमने कहा है कि क्वांटोसोम्स आर अरेंज्ड इन द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, तो हाइड्रोफोबिक क्या होगी? टेल। पोलर क्या होगा? हेड। ये क्या है? येलोइश कलर ऑफ ऑटम foliage is due to presence of a type of xanthophyll pigment. That xanthophyll is carotenoid. फॉस्फोरिलेसेंस को बोलते हैं डिलेड फॉस्फोरिलेशन। डिलेड क्या होता है?
कभी कभी जैसे हम लोग ट्यूबलाइट को ऑफ करते हैं तो थोड़ी देर में बंद होती है, तो जिनमें ल्यूमिनेसेंस होता है कभी कभी इसको बोलते हैं क्यूटोस्टिक इफेक्ट। क्यूटोस्टिक इफेक्ट हमें करने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल है, पर इतना याद रखो कि ल्यूमिनेसेंस हुआ और एक पर्टिकुलर एमिट लाइट करते हैं वो लोग, तो उसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। फोटो रेस्पिरेशन पे लाइट डिपेंडेंसी बिल्कुल है, बिल्कुल है। व्हाट इज द फोटो रेस्पिरेशन अफेक्टिंग फैक्टर? ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को। रूबिस्को में एक बात तो पक्की हो गई कि इफ द CO2 concentration is less than oxygen, दूसरी चीज the moment light increases, the moment temperature increases, oxygenation favor। तो लाइट का इंक्रीज होना, टेम्परेचर का इंक्रीज होना, दोनों ही इसके लिए। ब्लैक येलो पिगमेंट ये लाइकोपिन में आते हैं, कैरोटीन में। आपको पता है कैरोटीनॉइड्स जो होता है हम लोग बोलते हैं आईज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स हैव अ एबिलिटी टू ब्रेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ बीटा कैरोटीन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ विटामिन ए। तो ये बीटा कैरोटीन। आई एम वेटिंग। इंटरनल फैक्टर्स ही चल रहे थे अभी तक तो, बट आप लोगों के डाउट्स आ रहे थे। एनी अदर डाउट? availability of CO2 limiting factor. What is the meaning of availability? CO2 तो लिमिटिंग फैक्टर है ही 0.03% है। तो अभी तो हम लोग बोल रहे हैं कि C3 प्लांट्स को आप लोगों को एक वर्ड मिलेगा, CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। व्हाट इज CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट? दैट इज अगर C4 प्लांट को CO2 ज्यादा दे दोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपनी एफिशिएंसी से ज्यादा काम कर ही रही है, बिकॉज दे आर डूइंग द डबल कार्बोक्सिलेशन। बिगड़ा हुआ कौन है? C3 प्लांट, क्योंकि दे आर डूइंग ओनली रूबिस्को कार्बोक्सिलेशन। तो आप एक बात सोच के देखो, अगर CO2 इफेक्ट बढ़े, अगर CO2 बढ़ा दिया जाएगा तो दे विल इंक्रीज द फोटोसिंथेटिक यील्ड, तो इसको बोलते हैं CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। तो क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट किसमें ज्यादा इफेक्टिव है? C3 प्लांट। सोलराइजेशन क्या होता है? ओके हम लोग बोलते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकेंडरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट? सेकेंडरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉल। एक तो पहली बात है कि दे आर एब्सॉर्बिंग द स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड गिविंग इट टू क्लोरोफिल ए। यस। दूसरी चीज, डोंट यू थिंक दे आर प्रोटेक्टिंग क्लोरोफिल ए? क्योंकि अगर वो नहीं होते तो सारी सनलाइट किसके पर पड़ती? दैट सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए क्या है? लिपिड मॉलिक्यूल। तो लिपिड मॉलिक्यूल में अगर एक्सेसिव इल्यूमिनेशन हो जाएगी तो इट विल कॉज द सोलराइजेशन व्हिच इज कॉल्ड एज फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल। फोटो ऑक्सीडेशन माने सिंपल डैमेज। So solarization is the oxidation of chlorophyll due to the excessive illumination. Water or CO2? I could not get. Is RUBP enzyme? No, RUBP is the substrate, primary acceptor of CO2. Primary acceptor of CO2. CO2 को एक्सेप्ट करने वाला पहला मॉलिक्यूल RUBP है. It is not enzyme. It is ribulose 1,5 bis phosphate. रूबिस्को इज एंजाइम। आप लोग क्या पढ़ते हो बच्चे? एक बार सुनो, स्टार्च के ऊपर काम करता है अमाइलेज। तो स्टार्च हो गया सबस्ट्रेट, एंजाइम हो गया अमाइलेज। लिपिड हो गया सबस्ट्रेट, लिपेज हो गया एंजाइम। पेप्टिड, पेप्टाइड हो गया आपका सबस्ट्रेट, पेप्टिडेज उसके ऊपर एंजाइम हो गया। तो RUBP सबस्ट्रेट है और उसका एंजाइम कौन है? रूबिस्को, यानी रिबुलोज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। बट कार्बोक्सिलेज मतलब RUBP प्लस CO2, ऑक्सीजनेज मतलब RUBP प्लस ऑक्सीजन, यानी फोटो रेस्पिरेशन। एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन फैक्टर्स, चलो बता देती हूं। एक क्वेश्चन और आया है, मैंगनीज एंड क्लोराइड आयन क्यों चाहिए? ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर अकर्स ड्यू टू द OEC कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। वो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स की कंस्ट्रक्शन ही मैंगनीज और क्लोराइड आयन से होती है, तो इसका होना बहुत जरूरी है। मैंगनीज और क्लोराइड दोनों ही।
अब आता है एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, एक बार देखो बच्चे, मैं आपको एक सिंपल सी कहानी बताती हूँ, फिर मैं उसको टैली कर दूंगी। अब एक होता है एग्जाम क्यों होता है, आपकी एफिशिएंसी देखने के लिए। अब अगर एक कोई बच्चा कहता है कि मैम मैं पूरे साल पढ़ा पर मैं फेल हो गया, कहीं तो कोई प्रॉब्लम थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा लूप होल था, क्योंकि जो मेहनत करेगा, काम करेगा, वो सक्सेसफुल होता है, ये श्योर है। इसके लिए कोई देयर इज नो शॉर्टकट, बात खत्म। हम लोग बोलते हैं, मैं आप लोग को टैली करवाऊंगी, पिक्चर से ही टैली कराऊंगी बच्चे, पिक्चर से ही टैली कराऊंगी, एक बार समझना। हम लोग रिजल्ट को ही अपना मापदंड मानते हैं कि यस दिस इज द रिजल्ट काम का। चलो मैं फोटोसिंथेसिस के व्यू से आती हूँ। फोटोसिंथेसिस में मैं आपको बोलती हूँ कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर द स्पेशल मॉलिक्यूल्स व्हिच आर लिपिड मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन अब्सॉर्ब द स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट। फोटोसिंथेटिक यूनिट में कौन कौन था? सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल, 25% यूनिट किससे थी? क्लोरोफिल बी से, और बाकी कौन थे? कैरोटीनॉइड। इन तीनों ने एब्सॉर्ब किया सनलाइट को, किया। मैं एक बार आप लोगों को एक ग्राफ दिखाती हूँ, मैं एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम के लिए ग्राफ दिखाती हूँ, फिर आपके क्वेश्चन पे भी आए। ये देखो, ये है बाबू, एक बार समझो। कैन यू सी क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल ए, ये तीनों का एक ग्राफ दे रखा है। एक ग्राफ ये दे रखा है, एक ग्राफ ये दे रखा है। दिस इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी हाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट अकर, दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यानी ये तो तीनों ने काम किया। अब मैं करती हूं कि उनका रिजल्ट क्या है, यानी व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज से अगर पता लगा है तो उसका ग्राफ क्या आता है? ये वाला, यानी ये रिजल्ट आना चाहिए। यानी ये रिजल्ट को अपीयर किया था इन तीन ने, किस किसने? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स ने। अब आता है कि ओके तीन ने तो काम किया, एक्चुअली फोटोसिंथेसिस किसने किया? तो आप ये एक्शन स्पेक्ट्रम को अगर आप सिर्फ इसके ऊपर इंपोज कर देते हो, सिर्फ इसके ऊपर इंपोज कर देते हो, किसके ऊपर? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को, तो देखो क्लोरोफिल बी का फैक्टर अगर आप देखोगे ये वाला, तो इसकी रेंज से बाहर जा रहा है, और कैरोटीनॉइड्स का देखोगे तो ये भी रेंज से बाहर जा रहा है। इसका मतलब photosynthesis का action spectrum, that is the result which is shown by the oxygen release, overlaps the absorption spectrum of chlorophyll A, जबकि chlorophyll B उसकी रेंज में नहीं आ रहा है, यानी उसने नहीं किया है, कैरोटीनॉइड भी नहीं आ रहा है। तो ये absorption spectrum से पता लगता है कि actually photosynthesis is done by chlorophyll A. So absorption spectrum is the graph which is depicting the absorption of the specific wavelength of light by various photosynthetic pigment. Action spectrum is the result, rate of photosynthesis. How shown? हम लोगों को ऐसे तो पता नहीं लगेगा कि CO2 फिक्स हुई है, हमें पता लगेगा ऑक्सीजन रिलीज हुई है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम कंफर्म करता है कि बेटा अगर क्लोरोफिल ए ना होता तो मैं भी काम नहीं। अच्छा, मैग्नीज एंड क्लोराइड आपको बता दिया, एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोलिसिस ऑफ वाटर दोनों ही। क्वांटम यील्ड क्या होता है? क्वांटम यील्ड की डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताती हूं, आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाउ मेनी क्वांटा ऑफ लाइट आर यूज्ड इन द रिलीज ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन निकलने के लिए कितने क्वांटा चाहिए? दैट इज कॉल्ड क्वांटम यील्ड, राइट? ओके, फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन ओनली Mn and Cl to help? हाँ, oxygen evolving complex is made up of manganese and chlorine, and surprisingly concentration of manganese and chlorine is regulated by calcium ion. तो तीन आयंस चाहिए, मैंगनीज, क्लोराइड, कैल्शियम आयंस। उसको बोलते हैं OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एंजाइम। Anything else? Definition of absorption maxima. Absorption maxima is
It is the maximum wavelength of light absorbed by reaction center. Maximum wavelength of light absorbed by reaction center. In PS1, 700 nanometer. In PS2, 680 nanometer. तभी तो उसको लिखते हैं पिगमेंट 680, P680, P700. ओके, तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा PS1 700 है, PS2 680 है. इज डन? कोई डाउट? तो मैं ये मान के चलूं कि हम लोगों ने फिजियोलॉजी का ट्रांसपोर्ट कर लिया, मिनरल न्यूट्रिशन कर लिया, फोटोसिंथेसिस कर लिया. मंडे को, सैटरडे संडे तो हम लोगों का ओवर, मैं जवाब भी नहीं दे पाती हूँ, तब तो हम लोगों की ओवर एंगेज होती हैं क्लासेस. तो आपका जब मंडे क्लास होगी तो हम लोग रेस्पिरेशन के लिए शुरू करेंगे. लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ETS सिस्टम, last electron acceptor is plastocyanin. Plastocyanin has oxidase activity, oxidase ability to give, reductase ability to accept. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को बोलते हैं PC, प्लास्टोसाइनिन. तो रेस्पिरेशन एक बार पढ़ के रखना सो दैट हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछ सके. यू हैव सैटरडे संडे ऑल्सो, तो अब तक जितना पढ़ा है उसके बारे में भी चेक कर लोगे कि कहीं हम लोगों को कुछ समझना बाकी तो नहीं रह गया. एंड मोर ओवर वी विल स्टार्ट विद द स्पेसिफिकली रेस्पिरेशन. इन सब में न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं. जैसे फोटोसिंथेसिस के न्यूमेरिकल्स कहाँ पे आएंगे? जैसे क्वेश्चन ही बोला जाए, हाउ मेनी ATP आर यूज्ड इन CO2 फिक्सेशन. मेज में तो वो C4 प्लांट है, व्हीट में तो वो C3 प्लांट है. तो वो सारी कैलकुलेशन आती हैं. तो सिंगल साइकिल पूछा तो एक CO2 है, पर सिंगल शुगर पूछा तो 6 साइकिल्स ऑफ दैट विल बी द. आप ना एक काम करो, अभी ये जो यहाँ पे जो एडमिन होगा ना, उसको भी ये मैसेज लिख के दे दो कि iTutor नहीं खुल रहा है, या आप लोग उनको रिक्वेस्ट करके देखो कि कोई एरर आ रहा है, तो वो अपने आप कर देंगे. पर आप उनको रिक्वेस्ट करो ना. आप लोग तो बात करते हो जो मैं देखती हूँ टेलीग्राम में, धमकी वाली, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कोई नहीं सुनता है. तो जब हम लोग बोलते हैं ना कि बोलने का एक तरीका होता है, तो आप लोग अभी बोलने का तरीका सही नहीं समझ रहे हो. अगर मैं भी ऐसा बोलने लग जाऊं तो शायद आप में से कोई भी नहीं सुनता. मैं 4 गाली भी दूंगी तो 8 बार बेटा भी बोलती हूँ, तो जाके सुनते हो. आप लोग तो धमकी में, ई बुक खुल ना, कौन सुन ना, क्या नो भाई. रिक्वेस्ट थोड़ा 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 सा इज्जत हर कोई मांगता है बेटा, इज्जत हर कोई मांगता है. आप लोग अभी इज्जत दे नहीं रहे हो. और वैसे भी कहते हैं कि इट्स अ म्यूचुअल फिनोमेना, व्हाटएवर यू डू यू विल गेट. तो आप लोग जैसे कहोगे वो वैसे जवाब देंगे. तो मैं पहले मुझे लग रहा था कि अरे कर क्या रहे हैं, फिर मैं समझ गई कि ये ऐसा कर रहे हैं इसीलिए ऐसा जवाब नहीं. PEP is present in C4 प्लांट. अगर C3 में होता बाबू तो वो कभी भी फोटो रेस्पिरेशन ना करता. PEP is present in both CAM C4, not in C3. एक बार थोड़ा सा अच्छे से मैसेज लिखो जिसको जो भी प्रॉब्लम है कि सर काइंडली सी दिस मैटर, मेरा iTutor नहीं खुल रहा है या मेरे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है देखना. कौन नहीं सुनता मुझे बता. मैं आज अपने बच्चे को भी बोलती हूँ ना, तो बहुत प्यार से बोलना पड़ता है, चाहे गाली भी देनी पड़ती है. तो आजकल तो ये भी नहीं बोल सकते तू इडियट है, प्यार से बोलते हैं तू तो इडियट है. ठीक है. डॉक्टर बनने जा रहे हो, पेशेंट को गालियां भी देते हैं, तो पेशेंट को पता नहीं लगना चाहिए कि गाली दे रहे हो. प्यार से, प्यार से. तो जब भी इंसल्ट करो बहुत प्यार से किया, बहुत प्यार से. तो जब भी काम कराओ रिक्वेस्ट से कराओ. ठीक है. आप ही के काम आएगी.
दीज आर द प्रोफेशनल सीक्रेट्स, प्रोफेशनल सीक्रेट्स। जितनी टीचर को इज्जत दोगे टीचर आपको देगा, जितनी आप जिसको भी इज्जत दोगे उतनी आपको देगा। सिर्फ दो कैटेगरीज होती हैं जिनमें मैथमेटिक्स नहीं चलता, एक होता है पेरेंट्स और एक होता है टीचर, आपका टीचर। वो डबल करके देते हैं आप लोगों को। आप उनको प्यार दोगे वो आपको 2 गुना ज्यादा प्यार देंगे। आप उनको इज्जत दोगे क्योंकि उन्होंने आपके लिए इतना सेक्रीफाइस किया है कि वो आपको डबल इज्जत देंगे। बट अगर आप उनको बेइज्जत करते हो ना, तो वो बेइज्जत वो डबल नहीं करते, अपने आप वापस किसी और सोर्स से आ जाते हैं। तो सबसे पहला काम है रिस्पेक्ट करना, ठीक है? तो रिस्पेक्ट करना सीख जाओ, आपकी जिंदगी की मोर देन 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, मोर देन 70। तो ठीक है, मिलते हैं मंडे को, रेस्पिरेशन चैप्टर करेंगे। डाउट्स निकाल के रखो, मेरे को जितना आता है मैं जरूर बताऊं, राइट? वेलकम, सी यू।